तो क्या सीए का पेपर लीक नहीं होता? बेटा अगर सीए का पेपर लीक भी हो जाए ना, 15 दिन पहले भी लीक हो जाए और वही पेपर आपको एग्जाम में मिल जाए, तो भी आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। 15 दिन तो आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में लग जाएंगे इसके ऊपर। हेलो मेरे प्यारे सीए स्टूडेंट्स, तो बच्चों की बेहद डिमांड थी कि सर सितंबर 2026 के लिए कोई स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आइए, कुछ स्ट्रेटेजीज बताइए। मुझे पता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बेटा 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो नॉलेज की कमी की वजह से फेल नहीं होते हैं, वो गलत स्ट्रेटेजी की वजह से फेल होते हैं। आज के समय आज का वो टाइम चल रहा है जिसमें आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। कुछ बच्चे होते हैं जो लगातार केवल पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर वो सही स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे तो वो भी बहुत बड़े रिस्क में है। तो इसी वजह से आप लोगों की बेहद डिमांड पर और मुझे आप लोगों की बहुत चिंता थी कि इस समय मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखाना चाहिए, सही समय पर सही चीज को यूज करना, तभी हमारी चीजें सक्सेसफुल होती हैं। तो इसी वजह से आज मैं लेकर के आया हूं ऐसी कौन कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हमारा बच्चा एग्जाम टाइम में करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का सेशन। बच्चों, तो आजकल जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफ्यूज रहते हैं, हर एक चीज में कंफ्यूज रहते हैं। उनका जो माइंडसेट है ना, वो कभी क्लियर हो ही नहीं पाता, वो हर एक चीज में कंफ्यूज रहेंगे। वो कभी भी अपने नोट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो कभी भी अपने टीचर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो कभी अपने टाइम टेबल से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अपने किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन ये जो सेटिस्फाइड ना होना है ना, ये बेटा कॉन्फिडेंस में कमी दिखाता है। और अगर आप शुरुआत से ही अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपनी मेहनत को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज है। आज के समय में बच्चा क्या करता है? नोट्स कलेक्ट करता रहता है। बेटा अपने दोस्तों से बात कर ली, बेटा तुम्हारे पास में नोट्स हैं, तुम्हारे पास में नोट्स हैं, तुम्हारे पास में कुछ नोट्स हैं, तुम्हारे सर ने कुछ नोट्स दिए, पता चला 50 नोट्स का बंच बन करके तैयार हो गया। अब वो 50 नोट्स पढ़ना नहीं है, अब वो जो 50 नोट्स है ना, वो पढ़ना नहीं है, वो बस देख देख करके खुश होता रहेगा। और गलती से उसने कोई 2 चैप्टर सारे के सारे नोट से पढ़ लिया, अब कंफ्यूज, यार इसका समझे, इसका समझे, इसका समझे, इसका समझे। नहीं बच्चा, आपको केवल और केवल ICAI के मॉड्यूल पर भरोसा करना है, बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। ICAI का मॉड्यूल जो है वो बाइबल है, ठीक है? तो आपको 10 बुक्स के पीछे नहीं जाना है, आपको केवल और केवल जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट दिया है, वो स्टडी मैट को अगर आपने कंप्लीट किया तो बेटा राजा हो तुम, पक्की बात है, राजा हो तुम। दूसरा देखो, हर एक टीचर अच्छा होता है, हर एक टीचर अच्छा होता है। आज की डेट में अगर वो टीचर है, उसको इतने सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब उसने अपनी लाइफ में अचीव किया होगा बेटा, उसने मेहनत करी होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे बच्चे मेरे से पढ़ो, हर एक टीचर बहुत अच्छा है। टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए। टीचर्स को आप कंपेयर करते रहते हैं, यार उस वाले यूट्यूब चैनल में वो टीचर है, उस वाले यूट्यूब चैनल में वो टीचर है, वहां पर नहीं, एक जगह से पढ़ाई करो, एक जगह से। हर एक टीचर अच्छा है, किसी भी एक टीचर को पकड़ो, तो फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करो, उसी की स्ट्रेटजीज को फॉलो करो, उसी की बातों को फॉलो करो, उसी की क्लासेस को देखो। तो बेटा टीचर्स को कंपेयर करने की गलती कभी भी मत करना, आपको केवल और केवल कंफ्यूजन मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? अब बच्चा क्या करता है, उसके बाद में टाइम टेबल बनाता है कि सर सुबह से लेकर के शाम तक मेरी 6 घंटे की 7 घंटे की क्लासेस हो गई, अब उसके बाद में मेरे पास में जो टाइम बचता है उसमें इतने बजे से इतने बजे तक मैं लॉ पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक अकाउंट्स पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक इको, इतने बजे से इतने बजे तक मैथ्स। बना लिया टाइम टेबल, जोश आ गया, अब बस कल से टाइम टेबल शुरू करना है। कल का दिन आया, चलो यार आज छोड़ो, आज कुछ काम आ गया है, कल फॉलो करेंगे। वो कल कभी आ ही नहीं पाता। टाइम टेबल बच्चा बनाता है, क्यों बनाता है? तोड़ने के लिए। जैसे कानून बनाए जाते हैं ना, कानून क्यों बनाए जाते हैं? तोड़ने के लिए। उसी तरीके से टाइम टेबल भी बच्चा बनाता है केवल और केवल तोड़ने के लिए। और इतने सारे टाइम टेबल बना देता है कि पता चला एक पूरी की पूरी कॉपी जो है ना, वो टाइम टेबल से ही हो गई। लेकिन टाइम टेबल तो बनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे अभी तो मई चल रहा है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में पेपर है, अभी बहुत टाइम है। लेकिन बेटा ये जो एक एक दिन करके माइनस हो रहा है ना, ये आपकी लाइफ से,
आपके गोल से एक एक दिन कम हो रहा है, ये दिन आपका कभी वापस नहीं आएगा। तो जो करना है आज से ही करना है, अभी से ही करना है, इसी समय से करना है, कल के भरोसे पर नहीं रहना है। ये गलती नहीं करनी है कि टाइम टेबल हम बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्टडी हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो बेटा एक्चुअल स्टडी आपको अभी से ही स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आज जो मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है ना बेटा, वो मैंने हर एक दिन को ध्यान में रखते हुए बनाई है। एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है, अभी आपको पता चलेगा। अब जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, पहले गलतियां तो समझो कि गलतियां कहां कहां पर हैं। पहले गलतियां जब पता चलेगी, गलतियों को दूर करेंगे, तभी तो हम सही रास्ते पे चल पाएंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है भैया? लॉ रटने का सब्जेक्ट है। सर लॉ याद नहीं हो रही है, सर लॉ याद नहीं हो रही है, सर लॉ को याद कैसे करना है, सर अगला पढ़ रहे हैं पिछला वाला भूलते जा रहे हैं। बेटा लॉ रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जो बच्चे मेरे से पूछते हैं ना कि सर आगे का पढ़ रहे हैं और पीछे का भूल रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा आप रेक्टिफिकेशन वाली जो थ्योरी है ना उसको फॉलो कर रहे हो। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि लॉ रटने का सब्जेक्ट है। मैंने इतने स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाए, इतनी रील्स बनाई, मैंने कभी भी बोला कि बेटा इसको याद कर लो, इसको रट लो? नहीं, मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो। हर एक प्रोविजन के पीछे एक लॉजिक होता है, हर एक प्रोविजन का अपना कॉन्सेप्ट होता है, और अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, अगर तुम्हें उसका लॉजिक पता चल गया, तो तुम पूरी जिंदगी उस प्रोविजन को कभी नहीं भूल पाओगे। दूसरा, अब प्रोविजन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, प्रोविजन का लॉजिक समझ में आ गया, उस प्रोविजन को हमें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना हो, ये चीज केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगी। तो बेटा लॉ रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हर एक प्रोविजन को अगर कॉन्सेप्ट के साथ में, लॉजिक के साथ में समझोगे, तो तुम जितना सिलेबस खत्म कर लो, तुम पिछला कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। दूसरा बेटा देखो, सीए फाउंडेशन मजाक नहीं है। आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लो। अगर सीए फाउंडेशन बहुत आसान होता तो इंडिया का हर बच्चा 12th के बाद में सीए ही करता, क्योंकि उसको पता है कि यार सीए में कम से कम ग्रोथ भी है, सिक्योरिटी भी है, कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो हर बच्चा सीए ना कर ले। सबको पता है कि सीए टफ है, लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा सीए में एडमिशन तो ले लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस होती है। क्यों? क्योंकि अभी वो 12th करके आया है, अभी वो 12th करके आया है, वो अभी एडजस्ट ही नहीं हुआ है सीए में। वो अभी भी यही लेकर के चल रहा है कि सर जैसा 12th का स्टैंडर्ड था वैसे सीए का स्टैंडर्ड। बेटा भूल जाओ 12th, भूल जाओ 11th। ये प्रोफेशनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल जर्नी है, इसको आप 12th से कंपेयर नहीं कर सकते। बेटा बहुत हार्ड वर्क मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है। इसका पेपर जिस लेवल का आता है ना, उस लेवल में अगर जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर जैसे नीट का पेपर लीक हो जाता है, तो क्या सीए का पेपर लीक नहीं होता? बेटा अगर सीए का पेपर लीक भी हो जाए ना, 15 दिन पहले भी लीक हो जाए, और वही पेपर आपको एग्जाम में मिल जाए, तो भी आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। 15 दिन तो आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में लग जाएंगे, इसके ऊपर कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। तो तुम सोचो, आप सोचो, पेपर लीक भी हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों को आता ही नहीं होगा, तो बच्चा करेगा कहां से? चाहे लीक हो या ना हो। तो बेटा पेपर को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत कायदे से पढ़ाई करनी है। आईसीएआई चाहता क्या है? देखो, हमें अपनी तैयारी करनी है कि आईसीएआई हमको मार्क्स कैसे देगा। तो बेटा आईसीएआई आपसे क्या चाहता है? आईसीएआई चाहता है आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तभी वो केस स्टडीज देता है, तभी वो केस स्टडीज देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। प्रेजेंटेशन पे फोकस कब आएगा? प्रेजेंटेशन पे फोकस कब आएगा? प्रैक्टिस। जो बच्चा शिकायत कर रहा है ना, सर अगला पढ़ रहे हैं पिछला भूल रहे हैं, इसका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अगर हम आज की डेट में 5 दिन पहले जो हमने पढ़ा था, अगर हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम कैसे भूल जाएंगे? आप मेरे को बताओ ना। प्रैक्टिस करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने आज जो पढ़ाई करी हम बस केवल उसी की प्रैक्टिस है। नहीं, हम आज जो प्रैक्टिस करेंगे वो अभी तक हमने जितनी पढ़ाई, हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन लिख करके नहीं देख सकते हो तो कम से कम पेज तो पलट सकते हैं ना। हमने जो कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम एक बार उसको रिव्यू कर लें, उसको ऑडिट कर लें, केवल एक बार देख लें। तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही प्रेजेंटेशन आपका इंप्रूव होगा, उसी से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आईसीएआई बेटा 3 चीजें आपसे चाहता है, कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस। जो बच्चा ये 3 चीजें करके गया है वो 100% पेपर को कायदे से करके आने वाला है।
स्पेशली लॉ में बेटा हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बता रहा हूं, लॉ में आपको क्या करना है, लॉ में आपको क्या करना है, लॉ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ठीक, और लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हो गया जो कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो लैटिन टर्म है, जो लीगल लैंग्वेज है। मैंने बच्चों को कई बार बोला है कि लीगल डिक्शनरी बनाओ, खुद की लीगल डिक्शनरी बनाओ, उसमें वो सारे टर्म्स मेंशन करो, उसकी मीनिंग लिखो, है ना। तो जो लीगल टर्म्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो लैटिन टर्म्स हैं, उसको याद रखो, प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अकाउंट्स में आपको क्या करना है, अकाउंट्स में जितना पेन चला सकते हो, जितनी कॉपियां भर सकते हो, जितनी कॉपियां भर सकते हो उतनी कॉपियां भरो। अकाउंट्स मांगता है आपसे प्रैक्टिस, अकाउंट्स मांगता है प्रैक्टिस। अनुसर तो है, अनुसर तो मेहनत आपके साथ में कर ही रहे हैं, लेकिन आप अनुसर के लिए क्या कर रहे हो, आप अनुसर के लिए कॉपियां क्यों नहीं भर रहे हो, कॉपियां भरो, खूब प्रैक्टिस करो। मैथ्स आपसे क्या मांगता है बेटा, मैथ्स मांगता है आपसे स्पीड, आपसे स्पीड और एक्यूरेसी। अगर स्पीड है, एक्यूरेसी, और ये कहां से आएगी, ये आएगी केवल और केवल प्रैक्टिस से। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या सोच रहा है, हाँ कल से मैं मैथ्स पढ़ूंगा, परसों से मैं मैथ्स पढ़ूंगा, नहीं बेटा आज ही से ही करना है, क्योंकि मैथ्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों चीजें आपको मैथ्स में चाहिए। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही आपका एग्रीगेट बनाने वाला है। तो बेटा इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, जितने एमसीक्यू उसके सॉल्व कर सकते हो, जितने एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के सॉल्व कर सकते हो उतने एमसीक्यू सॉल्व करो, और एमसीक्यू सॉल्व करने से ही प्रोविजंस का भी रिवीजन हो जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपके एक एक दिन का हिसाब रखते हुए आज का स्ट्रेटेजी वीडियो प्लान किया, तो मैंने 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया है। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए बनाई है, अगर आपको रैंक लेकर के आनी है, रैंक का भी बताऊंगा, अभी रुको, अभी रैंक का ही बताऊंगा, पहले पास तो हो जाए, पहले पास होने के लिए जाएंगे, पहले सिक्योर्ड करेंगे अपनी सीट को, उसके बाद में रैंक की सोचेंगे। पहले हमें सिक्योर्ड करना है अपनी सीट को, तो मैंने इसको 4 फेज में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो फेज आता है बेटा वो मई से जुलाई, यानी कि आज ही से ही आपको फॉलो करना है, आज ही से ही आपको फॉलो करना है। हालांकि बच्चे तो केवल कम दिन है, लेकिन मैं ये मान करके चल रहा हूं कि 1 तारीख से लेकर के आज तक आपने ऐसा तो है नहीं कि खाली बैठे होगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, लेकिन अगला टारगेट हम सेट कर लेंगे, क्योंकि चलो हमारे पास में एटलीस्ट अभी कुछ समय बचा हुआ है। तो देखते हैं, तो बेटा मई से लेकर के जून तक आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। आपको मई से लेकर के जुलाई तक का जो पहला फेज है उसमें आपको क्या करना है, केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, नॉलेज को इंप्रूव करना है, अपने आप को सेटल करना है सिलेबस में। तो सबसे पहले तो बेटा अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करो, जो भी आपके लेक्चर्स हैं, कहीं से भी आप क्लासेस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले मई से जुलाई तक हमको क्या करना है, हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। अगर किसी के बैकलॉग चल रहे हो तो वो बैकलॉग साथ साथ में अपने कंप्लीट करो। उसके बाद में बेटा जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा दुनिया जहान के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो कि समराइज नोट्स ले लेंगे, चार्ट से पढ़ लेंगे। चार्ट से पढ़ करके जाओगे ना, समराइज नोट से पढ़ करके जाओगे तो एग्जाम टाइम में वही दिमाग में चार्ट आएगा, और एग्जाम में अगर चार्ट बना करके चले आए तो कभी नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया आईसीआई क्या चाहता है ना, लैंग्वेज मांगता है, तुम चार्ट बना करके चले आओगे, कहां से मार्क्स देगा। तो बेटा सबसे आपको दुनिया जहां के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको आईसीएआई ने अच्छी खासी किताब दी है, अच्छा खासा मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल को प्रॉपर तरीके से रीड करना है। अब जब मॉड्यूल को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठोगे, और कॉपी और पेन लेकर के खुद के रिवीजन के लिए नोट्स तैयार करोगे। कॉपी और पेन लेकर के बैठो, जैसे जैसे मॉड्यूल पढ़ते रहो वैसे वैसे अपने लिए खुद रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। मेरी बात समझ में आ रही है? डेली पढ़ाई, ये कंसिस्टेंसी जो सीए फाउंडेशन है ना बेटा, ये कंसिस्टेंसी मांगता है। जो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो कभी नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला ना, मई से लेकर के जुलाई तक आपको सेटल होना है, तो बेटा आपको डेली स्टडी के लिए हैबिट अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी, डेली स्टडी के लिए हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको छोटे छोटे से टारगेट बनाने हैं। बच्चा 2-2 महीने के 3-3 महीने के टारगेट लेकर के चलता है, टाइम टेबल बना के चलता है, नहीं, आपको बस डेली के टारगेट सेट करने, डेली का टारगेट सेट करना है कि भाई
आज हम जब सो रहे हैं तो ये सोच करके सो रहे हैं कल हमें लॉ के कम से कम 12 क्वेश्चन लगाने हैं, मैथ्स के कम से कम 30 क्वेश्चन लगाने हैं, अकाउंट्स के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस लगाने हैं, इको के कम से कम 50 क्वेश्चन लगाने हैं। कल का मेरा ये टारगेट है। जब सुबह सो करके उठो तो सामने टारगेट होना चाहिए, आपकी दीवार पर या जहां पर भी पढ़ते हो सामने टारगेट होना चाहिए। बेटा आज का दिन हम सक्सेसफुली तभी मानेंगे जब हमारा पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया। इस बात का ध्यान रखना, डेली के डेली बेटा आपको टारगेट लेकर के चलना है। अब बच्चा कहता है सर डेली कितने सब्जेक्ट करें, 4 सब्जेक्ट हैं, डेली कैसे करें, सारे के सारे हैवी सब्जेक्ट हैं। तो बेटा आप एक काम करो, आप डेली के डेली कोशिश करो 3 सब्जेक्ट करने की। आप कोशिश करो डेली के डेली 3 सब्जेक्ट करने की। 2 प्रैक्टिकल उठाओ, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ और एक आपको थ्योरी सब्जेक्ट। 2 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी लेकर के चलो, क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी है कि हमने समय काटने के लिए 1 घंटे अकाउंट्स पढ़ लिए। 1 घंटे में अकाउंट्स क्या ही पढ़ सकते हो, 1 घंटे में मैथ्स क्या ही लगा सकते हो, मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगता है। तो इस वजह से बेटा 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, 1 थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ। मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताता हूं, जैसे मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में आपने क्या किया, मॉर्निंग में आपने अकाउंट्स लगाई कायदे से, अच्छा खासा समय दे करके। आफ्टरनून में आपने क्या किया, आफ्टरनून में आपने लॉ पढ़ी। दिन में आपके पास में समय है, दिन में आपने अच्छे से लॉ पढ़ी। इसको चेंज भी कर सकते हो। कुछ बच्चा कहता है कि सर गर्मियों का समय चल रहा है, दोपहर में बड़ा आलस आता है, खाना खाने के बाद में नींद आती है। अब पता चला लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ को पढ़ते पढ़ते सो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, मॉर्निंग में लॉ कर लो, दोपहर में अकाउंट्स पढ़ लो। मेन तो हमें सब्जेक्ट पढ़ने से मतलब है ना, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जैसे आपकी नीड हो। रात में आपने क्या किया, रात में आपने मैथ्स या इको के एमसीक्यू उठा लिया। रात में आपको नींद नहीं आएगी, दिमाग चलाओगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो उससे आपको नींद नहीं आएगी। तो रात का समय रखो मैथ्स के लिए, इको के लिए, एमसीक्यू, या दोनों के लिए। यार रात तो अपनी होती है, दोनों के एमसीक्यू हम लगाएंगे डेली के डेली। अगर 40-40, 50-50 क्वेश्चन हमने लगा ली तो फटाफट से हमारी तैयारी हो जाएगी। अब ये तो हमने काट दिया मई से लेकर के जुलाई तक। बच्चा यही करना है, मई से लेकर के जुलाई तक ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें केवल पढ़ाई अपनी कंप्लीट करनी है, सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, लेक्चर्स अपने कंप्लीट करने हैं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है, डेली की हैबिट्स अपनी बनानी है, पढ़ने की आदत को स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो मई जून ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जुलाई में सेकंड फेज होता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत क्लासेस बची भी हैं तो बेटा वो जुलाई में खत्म हो जाएंगी। जुलाई में सिलेबस जो है वो एंडिंग की तरफ चल रहा होगा, 100% एंडिंग की तरफ चल रहा होगा। लेकिन अब आप मैक्सिमम पार्ट पढ़ चुके हो, तो बेटा अब केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। अब आपको पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रैक्टिस भी करनी है, अब हमको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। बेटा अब अकाउंट्स में आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसका फुल प्रैक्टिकल आपको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो सेकंड फेज होता है प्रैक्टिस का। फर्स्ट फेज में हमने सब कुछ पढ़ लिया, सेकंड फेज में मैक्सिमम प्रैक्टिस। जो हमारी छोटे मोटे सिलेबस बचे हुए हैं, जो छोटी मोटी क्लासेस बची हुई हैं, उसको हमें कंप्लीट करना और साथ में हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे अकाउंट में आपको फुल प्रैक्टिकल लगाने हैं, मैथ्स में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, स्पीड के साथ में, समय घड़ी देख करके। लॉ में जितनी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, उतनी केस स्टडी सॉल्व करो। एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज जितने भी हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कितने भी कैसे भी पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, पुरानी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप आईसीआई की साइट पे जाओगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन की कमी नहीं है, नियत की कमी है, इंटेंट की कमी है। अच्छी इंटेंट होगी तभी रिजल्ट भी बेटा पॉजिटिव आएगा। और इकोनॉमिक्स में जितने एमसीक्यू लगा सकते हो उतने एमसीक्यू लगाओ, है ना। तो स्पेशली आपको जुलाई मंथ में बेटा इसी चीज पर फोकस करना है। इसके बाद हर चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाते रहोगे। हाँ एक बात और, मॉड्यूल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इको हो, चाहे लॉ हो, मॉड्यूल के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लगाने हैं। उसके बाद में जब मॉड्यूल से हर चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद में उसी चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है कि हमने मॉड्यूल से चैप्टर पढ़ लिया, नोट से चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स के मॉड्यूल के हमने क्वेश्चंस लगा लिए, कहानी खत्म, अब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट ना। वो चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उस चैप्टर से रिलेटेड हमने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर लिए हैं, आरटीपी सॉल्व नहीं कर लिए। एमटीपी तो कंपलसरी होती है, मॉक टेस्ट पेपर तो ये कंपलसरी होते हैं। हमारा वो चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेड तभी माना जाएगा जब
हमने मॉड्यूल की थ्योरी उसकी लगा ली हो, उस चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, उस चैप्टर से जितने भी पिछले 4 अटेम्प्ट में पीवाईक्यूज आए थे वो पीवाईक्यूज हमने लगा लिए, उससे रिलेटेड रिवीजन टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमने लगा लिए और मॉक टेस्ट पेपर के लगा, तब जाकर के मानो कि ये चैप्टर अब मेरा इतना शानदार तैयार हो चुका है कि अब इसमें से कहीं से कुछ भी आ जाए हम कर लेंगे, तब ये मान करके चलना कि ये चैप्टर मेरा तैयार हो गया है। अब फेज 3 आता है बेटा आपका अगस्त में, फेज 3 आता है आपका अगस्त में। अब अगस्त में क्या होता है, अगस्त में बेटा रिवीजन होता है, सितंबर में तो पेपर ही है, सितंबर में तो हमारे पेपर ही है ना, तो सितंबर में पेपर है, तो यही बेटा ये जो अगस्त का महीना है ना, यहां तक अगस्त तक तो केवल पास होने और फेल होने की बात होती है। जो बच्चा रैंक लाता है ना और जिस बच्चे की रैंक नहीं आ पाती, उनके बीच में डिफरेंस पता है क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है जो पिछले 1 महीने का समय बिताया है। किसी ने बहुत अच्छा समय बिताया है, उसकी फिर रैंक आएगी, किसी ने वो टाइम पास किया है, समय को वेस्ट किया है। अगस्त का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यही बेटा यही टाइम है जिसमें रैंकर्स खड़े होते हैं, रैंकर्स को अलग किया जाता है। अगस्त में आपको कोशिश करनी है बेटा, पूरा का पूरा हमारे पास में टाइम है, अगस्त में आपको पूरी कोशिश करनी है कि कम से कम 2 बार जो टारगेट रखो वो रखो, एग्जाम से पहले 2 बार फुल रिवीजन, पूरा का पूरा रिवीजन 2 बार कम से कम चाहिए। चल एक बार तो मैं ही करवाऊंगा, एक बार तो मैं ही करवाऊंगा, यूट्यूब पे आकर के हमेशा करवाता हूं, तो एक बार तो मैं ही करवाऊंगा। एक बार तेरे को खुद से रिवीजन पूरा का पूरा करना है, मॉड्यूल से पूरा का पूरा रिवाइज करना है। तो बच्चा अगस्त में कम से कम हमें 2 बार सिलेबस को अपना कंप्लीट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो बात मैं कर रहा हूं ये 15 अगस्त तक कर रहा हूं, चल तेरे लिए 5 दिन और छोड़ दिए, अगर ज्यादा है तो 17 से 20 तक कर ले। आखिरी का जो टाइम होगा बेटा, आखिरी का जो टाइम होगा वो केवल और केवल जो फेज 4 होता है वो केवल और केवल एमटीपी का होता है। जितने क्वेश्चन है अपने आप को 3 घंटे के लिए, अपने आप को 3 घंटे के लिए ब्लॉक कर लेना है। जैसे एग्जाम में 3 घंटे बैठ करके पेपर करोगे ना, उसी तरीके से अपने आप को घर पे रखो, घर पे रख करके मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो 3 घंटे में। उससे क्या होगा, अपनी गलतियां पता चलेंगी, वीक एरिया कौन सा है हमारा वो एरिया पता चलेगा, ताकि हम उस पर वर्क कर पाए। तीसरा टाइम मैनेजमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चे की 75 नंबर का अटेम्प्ट करके आए हैं, 70 नंबर का अटेम्प्ट करके आए, ये मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, इसको हल्के मत लेना। पास होने का, रैंक लाने का पहला स्टेप है 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करना। कल 95 भी लेकर करके आ गए ना, बहुत अच्छी बात है। 95% तो अटेम्प्ट करना ही करना है एटलीस्ट। ये गलती मत करना, क्वेश्चन आता हुआ था छोड़ करके चले, बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है, दिल से बता रहा हूं। तो पहला स्टेप यही है बेटा, 100 में से 100 का करना। और ये चीज वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने घर में बैठ करके 3 घंटे में पूरे के पूरे मॉक टेस्ट लगाए हैं। जो बच्चा मे का पेपर दे करके आया ना, उससे पूछना, अपने सीनियर से पूछना पेपर का लेवल क्या आया था। अकाउंट का पेपर इतना लेंदी, लॉ का पेपर इतना लेंदी, लोगों की हालत खराब हो गई, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ने में ही पता चला आधा घंटा लग रहा है। तो बेटा पेपर लेंदी आएगा, लेकिन जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी है ना, मेरे पास में बच्चों के फोन आए हैं, सर मैंने 95 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, मैंने 92 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, मैंने 93 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। तो बेटा वो भी बच्चे थे, वो भी बच्चे थे जो केवल 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आए, 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए, वो भी बच्चे थे जो 95 नंबर का अटेम्प्ट करके आए, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करी, उन्होंने घर में बैठ करके मॉक लगाए थे। घर में बैठ करके आपको मॉक लगानी लगानी, ये मैंडेटरी है। ये आखिरी के मैंने यहां पर दिया तो है 15 से 20 दिन, लेकिन इस बार आईसीआई जो है ना वो आपको टाइम कम दे रहा है, क्योंकि सितंबर के स्टार्टिंग में ही आई थिंक 2 तारीख से आपके पेपर है, तो 2 तारीख से ही पेपर है। तो आखिरी के 13 दिन बचे हैं, जो आखिरी के 14 दिन बचे हैं, उसमें तेरे को जितने मैक्सिमम एमटीपी हो सकते हैं वो एमटीपी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बेटा कोशिश करो हर ऑल्टरनेट डे, हर डेली आपको 2 सब्जेक्ट के करो ऑल्टरनेट डेज पे। एक दिन अपने अकाउंट्स और लॉ उठा लिया, एक दिन आपने क्यूआर इको उठा लिया, ऑल्टरनेट डेज में करो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट करो, एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग करो। जो एग्जाम का टाइम है जैसे 2 से 5 है, तो कोशिश करो घर पे भी 2 से 5 करो। अब करने के बाद में उसको छोड़ना नहीं है कि हाँ हमने कर लिया, नहीं, करने के बाद में जो सजेस्टेड आंसर्स हैं
सजेस्टेड आंसर से अपने आंसर को मैच करो, खुद से एनालाइज करो, खुद से एनालाइज करो, देखो कि भाई हमने किस हिसाब से टाइम मैनेज किया है, हमने कहां गलतियां करी हैं, अगर हम कम अटेम्प्ट कर पाए तो 3 घंटे में हम और कितना कर सकते हैं, कहां पर हमने गलतियां करी है, कहां पर हमने टाइम वेस्ट किया है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ये जो रैंक होल्डर्स होते हैं ना बेटा, ये जो रैंक होल्डर्स होते हैं ये एनालाइज करते हैं, ये एनालाइज करते हैं अपनी प्रैक्टिस को। तो आपको अपनी कमी खुद से ढूंढनी पड़ेगी, और खुद की कमी कब पता चलती है, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम रिजल्ट के लिए जाते हैं, जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार मेरे अंदर ये कमी है और इस कमी को हमें दूर करना है। और जब आप करोगे ना प्रैक्टिस, जब आप एमटीपी को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगी ये छोटी छोटी गलतियों से मार्क्स कैसे कटते हैं, छोटी छोटी गलतियों से कहां पर फर्क पड़ता है, क्या हमारा वीक एरिया है, जो हमारे वीक चैप्टर्स है वो आपको पता चलेंगे। यार हमको ऐसा लगता तो था कि ये चैप्टर हमको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसके क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास में 1-2 दिन अगर हमने कायदे से उस पर मेहनत कर ली तो ये एरिया भी हमारा स्ट्रांग हो, छोड़ करके कुछ नहीं जाना है ना, तो ये एरिया भी हमारा स्ट्रांग होगा। तो बेटा आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, जो टाइम मैंने बताया है इसी को ही दिमाग में लेकर के चलना, और अपनी पढ़ाई को टुकड़ों में डिवाइड करो। 4 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया, आपको भी 4 पार्ट में ही उसको डिवाइड करना है और एक टारगेट लेकर के चलना है। इसको आप कल के लिए नहीं टालोगे, अगर सितंबर 2026 निकालना है, इसको कल के लिए नहीं टालोगे, इसको आज से ही एप्लीकेबल करोगे। मेरी बात समझ में आई ना, आज से ही एप्लीकेबल करोगे, कल के लिए नहीं। तो बच्चा पार्टी मेहनत करनी है, रिजल्ट पॉजिटिव लाना है और जम करके तैयारी करनी हो। बाकी कहीं पर भी मेरी जरूरत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, जो भी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो मैं तेरे लिए करूंगा, पक्की बात है मैं करूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड फॉलो दिस स्ट्रेटेजी।